इसे मैं इस प्रकार क्रिया में ला रही हूं। तो बच्चों, यहाँ आपने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखा। वैसे ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार क्रिकेटर अपने बल्ले से बॉल की दिशा में परिवर्तन लाते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि किस प्रकार फुटबॉल की गेम में खिलाड़ी फुटबॉल को अपने पैर से किक करते हुए फुटबॉल की दिशा में परिवर्तन लाते हैं। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम कुछ दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो या तो धकेलना या तो खींचना, इन्हीं दो कैटेगरीज में जा रही हैं। तो धकेलना में काटना, ये दरवाजा को खोलना, किसी भी वस्तु को उसकी जगह से खिसकाना, हैंडपंप से पानी निकालना, गूंथना, मिटाना, रखना, खिलाड़ी द्वारा बॉल को बल्ले से मारना, कुएं से पानी निकालना। इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हम करते हैं या अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ये पुश यानी धकेलना इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब एक और आप देख रहे हैं वो है खींचना, जिसे हम पुल भी कहते हैं। तो इसमें किसी भी वस्तु को उठाना या खींचना या खोलना, ये सारी खींचना इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो मुख्यतः हम देख सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं वो या तो धकेलना या तो खींचना, इन्हीं दो कैटेगरीज में विभाजित हो सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम बल की परिभाषा को जान लेते हैं। आकर्षण, जिसे हम अभिकर्षण भी कह सकते हैं, या अपकर्षण, जिसे हम धक्का देना कहते हैं, वही बल कहलाता है। अगर हम सरल तरीके में देखें तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। आइए अब बल की थोड़ी सी और व्याख्या जान लेते हैं। एक वस्तु जो यदि विरामावस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए या तो कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है उसे विरामावस्था में लाने के लिए उसे धक्का दिया जाता है या तो उसे खींचा जाता है। इसी तरह यदि एक स्प्रिंग या रबर बैंड को खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है, जो आप आगे उदाहरण में देखेंगे। बच्चों, बल की व्याख्या को समझने के लिए आइए कुछ प्रयोग देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो टॉय कार हैं, खिलौना कार हैं, ये विराम अवस्था में है। अब मैं इसे अपने हाथ से इस प्रकार से आगे बढ़ा रही हूँ, यानी मैं यहाँ पर बल का प्रयोग कर रही हूँ, तो यह कार आगे जा रही है। परंतु यही आप देख रहे हैं कि मैंने इन तीन कारों पर बल का प्रयोग नहीं किया है, तो ये तीनों विराम अवस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह विराम अवस्था से गति की अवस्था में चला जाता है, विराम अवस्था से गतिशील हो जाता है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्प्रिंग दिखा रही हूँ। इस स्प्रिंग पर मैंने इस प्रकार से दबाव लगाया है, तो आप देख रहे हैं स्प्रिंग की अवस्था में परिवर्तन आ गया है और अब मैंने इस पर कोई बल नहीं लगाया है, तो स्प्रिंग अपनी पुनः अवस्था में आ गया है। इसी तरह से एक रबर बैंड को अगर इस प्रकार से खींचा जा रहा है तो उसका आकार बदल जाता है, और इसी प्रकार अगर मैं इस पेपर क्लिप को इस प्रकार से बल का प्रयोग से आपको दिखा रही हूं तो इसकी भी आकार में परिवर्तन आ गया है। तो इस प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन या आकार परिवर्तन के लिए या तो उसे धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, अर्थात बल लगाया जाता है। अर्थात यह धक्का देना या खींचना ही बल है। बच्चों, यह जानना बहुत जरूरी है कि बल एक भाववाचक संज्ञा है, अर्थात बल को
ना तो देखा, ना तो सूंघा, ना तो स्पर्श किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसा कि आप इन उदाहरणों में भी देख रहे होंगे कि आपको बल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि बल को मैं महसूस कर पा रही थी। अगर आप भी इस प्रकार की कोई गतिविधियां करेंगे या करते ही होंगे तो आप भी बल को महसूस कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि बल के लिए क्या-क्या चीजें आवश्यक हो सकती हैं। तो आइए इसके लिए भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा हाथ भी है और ये वस्तु भी है। यानी अगर मैं इस वस्तु पर इस प्रकार कोई क्रिया नहीं कर रही हूं तो ये वस्तु विराम अवस्था में है, पर जहां मैंने इस पर बल लगाया तो यह कार आगे जाने लगी इस प्रकार से। और आप यही देख रहे हैं कि ये दोनों कारें विराम अवस्था में हैं। यानी बल के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक होता है, साथ ही दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया का होना। इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया आप देख रहे हैं, मेरी हाथ की उंगली और ये कार, इन दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही। तो यहाँ आपने उदाहरणों के माध्यम से देखा कि बल के लिए क्या क्या आवश्यक घटक हैं। पहला है कोई दो वस्तुएं, एक जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरी जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। और इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया, जिसे हम इंटरैक्शन कहते हैं, ये भी होना बहुत जरूरी है। अतः बल के लिए तीन घटक आवश्यक हैं। क्या क्या है? पहला तो है कि दो वस्तुओं का होना और उन दो वस्तुओं में संपर्क होना। किसी एक की भी अगर अनुपस्थिति हो तो बल नहीं लगेगा। आइए अब हम बल के प्रकार के बारे में जानते हैं। इसे भी जानने के पूर्व हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां आप देख रहे हैं ये बॉल विरामावस्था में है। अब मैं इसे अपने हाथ की मदद से इस प्रकार से उठा रही हूं। अब मैं फिर इसे इस प्रकार से रख दे रही हूं। यानी यहां पर मेरे हाथ की मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप किसी वस्तु को धकेलते हैं या आप अपने पैर से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह खिसकाते हैं, तो यहां पर भी मांसपेशीय बल का प्रयोग हो रहा है। अब पेंसिल से मैं इस कागज पर कुछ चित्र बना रही हूं। ये घर्षण बल के कारण मैं इस पेंसिल से इस कागज पर लिख सकती हूं। और भी घर्षण बल के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि आप दैनिक जीवन में चलते हैं तो आपकी जो जूती है या आपका जो जूता है, उसके साथ जो जमीन है, जमीन की सतह और जूता, इन दोनों के बीच घर्षण बल का प्रयोग होता है, इसीलिए आप चल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक चुंबक है। अब आप यहां ध्यान से देखिए कि इन पेपर पिन्स और इस चुंबक के बीच क्या हो रहा है। क्या आप देख रहे हैं? इस चुंबक ने इस पेपर पिन की सारी पिन्स को अपने तरफ आकर्षित कर लिया है। दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ये चुंबक और ये पेपर पिन। अब अगला उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि मेरे हाथ में एक बैलून है और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। अब मैं इस प्रकार से इन दोनों पर क्रिया कर रही हूं। यहां आप देखेंगे कि यह बैलून इस कागज के टुकड़े के साथ इस प्रकार से संपर्क में आ जाता है। एक और उदाहरण देखिए। यहां पर मैं इस बॉल को कुछ ऊंचाई से नीचे की तरफ
गिरा रही हूं। आपने देखा कि ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब मैं इस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकती हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये बॉल ऊपर से पुनः नीचे आ गई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ आपने उदाहरण देखे जिनमें हम देख सकते हैं कि बल 5 प्रकार के होते हैं। पहला मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल, चौथा गुरुत्वाकर्षणीय बल। हम इन बलों के प्रकार को कुल 2 भागों में रख सकते हैं। जैसा कि आपने कई सारे उदाहरणों में देखा कि बल का प्रयोग करने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं, 2 वस्तुओं का रहना और तीसरा है अन्योन्य क्रिया। तो 2 वस्तुओं के बीच या तो संपर्क लगता है या कभी कभी संपर्क नहीं होने से भी बल लगता है। तो बल के प्रकार को हम 2 भागों में रख सकते हैं, संपर्कित बल, असंपर्कित बल। तो आइए अब हम संपर्कित बल की परिभाषा देखते हैं। जब एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है, उसे संपर्कित बल कहते हैं। वहीं असंपर्कित बल में जब एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना किसी सीधे संपर्क द्वारा बल लगता है, उसे हम असंपर्कित बल कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने संपर्कित बल और असंपर्कित बल लिखकर आपके लिए कुछ छोटा सा कार्य रख दिया है। यहाँ पर बल के प्रकार लिखे हुए हैं। अब आपको इन्हें देखना है कि कौन सा बल संपर्कित है और कौन सा असंपर्कित है। तो चलिए आप ये छोटी सी क्रिया कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक न्यूटन है। इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी, इसीलिए हम बल के मात्रक को न्यूटन में ही मापते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा के N अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बल क्या होता है, अपकर्षण या अभिकर्षण ही बल कहलाता है, और ये भी जाना कि बल के कितने प्रकार होते हैं। तो बल के प्रकार हैं मांसपेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षणीय बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसे आपको सॉल्व करना है और आपको सोचना है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु में किन किन प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बार किसी रुकी हुई वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु गतिशील हो सकती है। क्या वह हमेशा गतिशील ही रहती है? इसके बारे में आपको सोचना है। अगर ये हमेशा गतिशील नहीं रहती है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों, बल से संबंधित कुछ गतिविधियां एवं उन पर चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे दबाव क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है तो दबाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों, दबाव की परिभाषा जानने के बाद आइए दैनिक जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इन्हें उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। आपने दैनिक जीवन में यह महसूस किया होगा कि धारहीन चाकू की अपेक्षा धार वाला जो चाकू होता है वो सब्जी या फल आसानी से काटता है, जबकि व्यक्ति द्वारा दोनों ही प्रकार के चाकू में एक ही समान का बल आरोपित किया जाता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्कूल का एक बैग है,
तो इस बैग में भी आप देख रहे हैं कि इस बैग की जो पट्टियां होती हैं ये चौड़ी पट्टियां बनाई जाती हैं। चौड़ी पट्टियां क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जब इस पट्टियों का भार कंधों पर पड़ेगा तो भार कम महसूस होगा। अब आगे एक और मेरे पास उदाहरण है जो कि है ये एक छोटा सा झोला। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसकी जो पट्टियां हैं ये भी चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि अगर इसमें कोई भार वाली वस्तु डाली जाए और इसे इस प्रकार से उठाया जाए तो भार थोड़ा कम महसूस होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये किताब का एक बंडल है जिसे एक पतली रस्सी द्वारा बांधा गया है। तो यहाँ अगर इसको इस प्रकार से मैं इस उंगलियों की मदद से उठाती हूँ तो मुझे यहाँ पर बल एवं दबाव दोनों महसूस हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेरी उंगलियां किस प्रकार से यहाँ पर इसके दबाव को महसूस कर रही हैं। परंतु यदि इन किताब के बंडल को एक मोटी पट्टी वाली रस्सी से बांधा जाए तो इस प्रकार का ये जो बल है ये कम महसूस होगा। या अगर मैं इसे अपने पूरी उंगलियों की मदद से उठाती हूँ तो मुझे यहाँ पर बल कम लगाना पड़ रहा है और यहाँ पर मेरे हाथ पर दबाव भी कम लग रहा है। तो इन गतिविधियों में आपने देखा कि किस प्रकार दबाव हमें महसूस हो रहा है। आपने भी अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के दबाव को महसूस किया ही होगा। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि धारहीन चाकू की अपेक्षा धार वाला चाकू ज्यादा आसानी से फल या सब्जी को काटता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जानने के लिए आपको दबाव के मात्रक के बारे में जानना होगा और उसी में आपको ये फॉर्मूला भी पता चलेगा कि दबाव को हम किस प्रकार मापते हैं। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल को हम फोर्स कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसे F से भी दर्शाया गया है, और क्षेत्रफल को एरिया भी कहते हैं, इसीलिए इसे A से दर्शाया गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं। तो यहाँ पर दबाव बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मानक N यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, जिसे पास्कल कहते हैं, तथा इसे PA से निरूपित किया जाता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आइए अब हम बल के संपर्कित क्षेत्र का दबाव पर प्रभाव, इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है, बल के संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। दूसरा, बल के संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। यानी दबाव बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अब आपने जाना कि दबाव का मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो अब आपने जितनी भी गतिविधियां देखी थी, इनका आप कारण भी जान गए होंगे कि क्यों हमें दबाव ज़्यादा महसूस हो रहा है या किसी किसी गतिविधि में हमें दबाव कम महसूस होता है। जहां आपको क्षेत्रफल, बल की अपेक्षा क्षेत्रफल कम है, वहां दबाव ज़्यादा महसूस होगा, और जहां पर बल की अपेक्षा क्षेत्रफल ज़्यादा है वहां आपको दबाव कम महसूस होगा। आइए अब द्रव द्वारा आरोपित बल के संबंध में कुछ गतिविधियां कर लेते हैं। क्रियाकलाप 1, द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली है। अब इस बोतल में 3 समान दूरी पर छेद किए गए हैं। ये पहला छेद है, ये दूसरा छेद है और ये तीसरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले, दूसरे और तीसरे छेद की दूरी जो है लगभग एक समान है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग एक समान है। तो यहाँ इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम इस बोतल को पूरा पानी से भर लेंगे। तो आइए इसे भर लेते हैं। तो मैं इस बोतल को यहाँ रखे हुए पानी की मदद से इस प्रकार भर लेती हूँ
याद रहे, यह क्रियाकलाप करते समय आपको बोतल को पूरा भरना है। तो इस प्रकार से बोतल को पूरा भर लेते हैं। अब आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला छेद का पानी है वो सबसे न्यूनतम दूरी तय कर रहा है, जबकि तीसरे छेद से जो पानी निकल रहा है वो सबसे अधिकतम दूरी तय कर रहा है। आप इन दोनों में भी देख सकते हैं कि दूसरे छेद की जो पानी की दूरी है वो कम है, जबकि तीसरे छेद में वो और दूर तक जा रहा है। तो बच्चों, आप इन सब का कारण सोच सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे पहला छेद है ये बोतल की चोटी से सबसे न्यूनतम दूरी पर है, जबकि ये जो तीसरा छेद है ये बोतल की चोटी से अधिकतम दूरी पर है और अधिकतम गहराई पर है। या ये भी हम बोल सकते हैं कि पहला जो छेद है ये न्यूनतम गहराई पर है और ये सबसे अधिकतम गहराई पर है। तो अब आपको कारण समझ में आ ही गया होगा। तो आइए इस गतिविधि का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बच्चों, इस गतिविधि में आपने देखा कि द्रव का जो दबाव है वह गहराई बढ़ने से बढ़ता है व गहराई के घटने से घट जाता है। क्रियाकलाप 2, द्रव का समान गहराई पर दबाव। यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है। अब इस प्लास्टिक की बोतल में मैंने समान गहराई पर 4 छेद किए हैं। छेद 1, छेद 2, छेद 3 और ये चौथा छेद है। अब आइए इस गतिविधि को करने के लिए इस पूरे बोतल को पानी से भर लेते हैं। तो अब मैं इसे पानी से इस प्रकार से भर रही हूं। यहाँ आप देख रहे हैं कि चारों छेद से निकलता हुआ पानी समान दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बोतल में ये जो 4 छेद किए गए हैं ये लगभग समान गहराई पर किए गए हैं। इसीलिए आपको ये जो पानी की धारें निकल रही थी चारों छेद से वो एक समान गहराई पर दिखाई दे रही थी और इनकी जो दूरी भी थी वो एक समान तय हो रही थी। इस गतिविधि से यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव के द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है। क्रियाकलाप 3, द्रव के दबाव पर समान गहराई पर अलग अलग आधार की चौड़ाई पर प्रभाव। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने 2 अलग अलग आयतन की 2 प्लास्टिक की बोतलें ले ली हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 छेद किए गए हैं और वो चारों समान गहराई पर छेद हैं। और इस बोतल में भी आप देखेंगे कि समान गहराई पर ही 4 छेद किए गए हैं। अब आइए इस गतिविधि को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों बोतलों को पानी से भर लेते हैं। इसमें आपने देखा कि दोनों बोतल का आयतन समान नहीं है, फिर भी अगर समान गहराई पर छेद हैं तो दोनों बोतल में से पानी समान गहराई तय कर रही है। तो आइए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस गतिविधि का निष्कर्ष यह निकला कि द्रव का दबाव वस्तु या बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्रियाकलाप 4, द्रव की ऊंचाई का दबाव पर प्रभाव। इस गतिविधि को करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पारदर्शी बोतल ले ली है। अब इस पारदर्शी बोतल के इस मुंह पर मैं एक छोटा सा गुब्बारा लगा देती हूँ। तो ये है गुब्बारा। अब आइए इसे बोतल की नली पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मैं इस गुब्बारे को इस बोतल के मुंह पर लगा रही हूँ। अब ये इस प्रकार से लग गया। अब इस गतिविधि को करने के लिए सबसे पहले इस बोतल को मैं पानी से भरूंगी। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं इस बोतल को पहले
थोड़ा सा ही मैंने भरा है और ये बैलून का आप आकार देख लीजिए। भरने से पहले आपने बैलून का आकार नोटिस किया था, अब आप देख लीजिए। अब मैं इसमें और पानी भर लेती हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा कि बैलून का आकार किस प्रकार दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि बैलून के आकार में कुछ परिवर्तन आया है। पहले बैलून का आकार थोड़ा कम था, अब बैलून का आकार थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या है, आइए निष्कर्ष में देख लेते हैं। इस गतिविधि से यह निष्कर्ष निकला कि द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव बढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। इसे हम वायुदाब भी कहते हैं। क्रियाकलाप 5। इस गतिविधि में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्लास पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। अब इसे अगर हम इस प्रकार उलट देंगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक गत्ता है। अब मैं इस गत्ते के टुकड़े को इस प्रकार ग्लास पर रख रही हूँ। अब अगर हम इस पानी से भरे ग्लास को उलट देंगे तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस ग्लास का पानी नीचे गिर जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से मैं इस गत्ते के टुकड़े को पकड़ रही हूँ और ग्लास को मैंने पूर्णतः इस प्रकार से उलट दिया। अब देखिए क्या होता है। गत्ते पर वायुमंडलीय दबाव ऊपर की ओर कार्य करता है जो गत्ते को पकड़े रखा है। तो ना ही यहाँ पर गत्ता गिर रहा है और ना ही ग्लास से पानी। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कार्य कर रहा है। तो बच्चों, इस गतिविधि से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि गहराई बढ़ने से दबाव बढ़ता है और गहराई कम होने से द्रव का दबाव घट जाता है। तो बच्चों, इन क्रियाकलाप को देखने के बाद अब एक क्रियाकलाप आपके लिए है। तो इस क्रियाकलाप का नाम है बोतल की दीवारों पर पानी का दबाव देखना। इसके लिए सबसे पहले पारदर्शी प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। उसकी दीवार पर एक निकास बनाकर एक नली लगाइए। नली के दूसरे सिरे पर एक रबर की झिल्ली तानकर बांध लीजिए। अब बोतल में पानी भरिए। आप क्या देखते हैं, इस अवलोकन को लिख लीजिए। तो बच्चों, हमने दबाव के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आइए देखते हैं हमने दबाव के बारे में क्या क्या सीखा। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है, दबाव उत्पन्न होता है। और यह भी जाना कि दबाव को पास्कल में नापा जाता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दबाव बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और हमने देखा कि द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटने से घटता है। द्रव के द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है। द्रव का दबाव किसी बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव बढ़ता है। हमने वायुमंडलीय दाब की परिभाषा के बारे में भी जाना और इससे संबंधित कुछ गतिविधि